जुलाई 4, 2025 मुंबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जब मार्केट खुला तो मानो अर्थक्वेक आ गया हो। सेबी ने अभी अभी अनाउंस किया था कि जेन स्ट्रीट नाम की अमेरिका की जायंट ट्रेडिंग कंपनी को इंडिया से परमानेंटली बैन कर दिया गया है। साथ ही 4,800 करोड़ रुपीस फ्रीज कर दिए गए हैं। सुनकर तो लगता है नॉर्मल फाइन जैसी कोई बात, लेकिन दोस्त ये कोई ऑर्डिनरी पनिशमेंट नहीं था। ये था वॉल स्ट्रीट के सबसे पावरफुल प्लेयर्स में से एक का कंप्लीट डाउनफॉल। और अगर आपको लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है एक ऐसी फाइनेंशियल थ्रिलर की जो आपका दिमाग हिला देगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका के स्मार्टेस्ट मैथमेटिशियंस ने इंडिया के करोड़ों रिटेल ट्रेडर्स को सिस्टमैटिकली लूटा और फिर कैसे एक स्टूपिड मिस्टेक की वजह से उनका पूरा एम्पायर क्रैश हो गया। तो चलिए 5 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। 2020 की बात है। जेन स्ट्रीट कैपिटल एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आम लोग शायद ही जानते हैं, लेकिन ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट को लिटरली कंट्रोल करती है। सोचिए कि इसकी पावर कितनी है। आज अमेरिका में जो भी स्टॉक ट्रेड्स होते हैं उनमें से हर 10वां ट्रेड जेन स्ट्रीट करता है। यह तो अविश्वसनीय है ना, एक कंपनी का इतना मोनोपोली और यहां काम करना। अरे भाई, ये अमेरिका के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स का अल्टीमेट ड्रीम है। जेन स्ट्रीट की इंटर्न्स को सुनिए ध्यान से, इंटर्न्स को 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को सिर्फ 1.6 करोड़ मिलते हैं। मतलब एक इंटर्न फेड चेयरमैन से ज्यादा कमाता है। कितना क्रेजी है ये। अब सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं? दोस्त, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड जीतते हैं, MIT और हार्वर्ड की टॉपर्स हैं। वे जीनियस माइंड्स जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाते हैं माइक्रो सेकंड्स में मिलियंस कमाने के लिए। जेन स्ट्रीट का बिजनेस मॉडल यह है, मार्केट में मैथमेटिकल लूपहोल्स ढूंढना और उनका फायदा उठाना। लेकिन 2020 तक जेन स्ट्रीट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स मैच्योर हो चुके थे। कंपटीशन इतनी बढ़ गई थी कि प्रॉफिट्स कम होने लगे थे। हर कोई सेम स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा था। जेन स्ट्रीट के ब्रिलियंट माइंड्स को कुछ नया, कुछ अनएक्सप्लोर्ड चाहिए था। और तभी 12,000 किलोमीटर दूर इंडिया में कुछ बहुत ही अजीब होने लगा था। असल में यह स्टोरी लेट 2010 से शुरू होती है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली अपग्रेड किया था। न्यू टेक्नोलॉजी, फास्टर सिस्टम्स, बेटर कनेक्टिविटी, सब कुछ मॉडर्न हो गया था। उस टाइम कोई नहीं जानता था कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड फ्यूचर में कैसा हरिकेन लाने वाला है। फिर आया कोविड लॉकडाउन। घर बैठे इंडियंस ने स्टॉक मार्केट डिस्कवर किया था, लेकिन जो हुआ वो कंप्लीट मैडनेस था। सुनिए ने नंबर्स और अपना दिमाग खराब कर लीजिए। 2019 में इंडिया में केवल 3.6 करोड़ ट्रेडिंग अकाउंट्स थे और 2024 तक ये रॉकेट होकर 16 करोड़ हो गए। ये 4 टाइम्स ग्रोथ है सिर्फ 5 साल में। मतलब प्रैक्टिकली हर दूसरे अडल्ट इंडियन के पास ट्रेडिंग अकाउंट आ गया था। ये ग्रोथ रेट इतनी तेजी है कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट था। ये लोग नॉर्मल स्टॉक्स नहीं खरीद रहे थे, वे ऑप्शंस में गैम्बलिंग कर रहे थे। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि ऑप्शंस क्या चीज है। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच पर बेट लगाते हैं। नॉर्मल बेट यह है कि इंडिया जीतेगी। अगर इंडिया जीती तो आप जीते, हारी तो आप हारे। यह है स्टॉक बाइंग जैसा। लेकिन ऑप्शंस ये है कि इंडिया एग्जैक्टली 50 रन से जीतेगी, एग्जैक्टली 9:30 बजे पर। अगर ये एग्जैक्ट हुआ तो आप 50 गुना ज्यादा जीतेंगे, वरना आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा। समझ गए कितना रिस्की है? और इंडिया में ऑप्शंस की ये क्रेज इतनी बढ़ गई कि आज, सुनिए ध्यान से, पूरी दुनिया की 89% ऑप्शंस ट्रेडिंग अकेले इंडिया में होती है। ये रेशो कितना शॉकिंग है सोचिए। अमेरिका का पूरा स्टॉक मार्केट इंडिया से 10 गुना बड़ा है, लेकिन ऑप्शंस में इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। कैसे पॉसिबल है ये? और सबसे क्रेजी बात, NSE का इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट में 99% शेयर है। प्रैक्टिकली मोनोपोली है। जेन स्ट्रीट के क्वांट्स, वे मैथमेटिकल जीनियसेस, जब उन्होंने इंडिया का डेटा एनालाइज किया तो उनकी आंखें चमक गईं। वे समझ गए कि उन्हें कुबेर का खजाना मिल गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया का मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली यूनिक था।
नॉर्मल मार्केट्स में अगर आप स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली मूव करना चाहते हैं तो आपको ह्यूज मनी की जरूरत होती है और फिर भी प्रॉफिट मिनिमल होता है क्योंकि दूसरे स्मार्ट प्लेयर्स आपको इमीडिएटली काउंटर करते हैं। लेकिन इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल अलग था। यहां डेरिवेटिव से कैश का रेशियो 377:1 था। मतलब एक्चुअल स्टॉक्स की तुलना में 377 गुना ज्यादा बेटिंग हो रही थी। दुनिया के बाकी मार्केट्स में ये रेशियो 10:1 भी नहीं होता। सोचिए कितना क्रेजी है। ये ऐसा है कि पूरे देश में सिर्फ 10 क्रिकेट बॉल्स हैं, लेकिन उन 10 बॉल्स पर 3770 करोड़ के बेट्स लग रहे हैं। और यहां आती है टेक्निकल समझ की बात। इंडिया में स्टॉक लेवरेज लेना बहुत डिफिकल्ट है, शॉर्ट सेलिंग भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसलिए जो स्ट्रैटेजीज दूसरे कंट्रीज में स्टॉक्स के थ्रू की जाती हैं, वो इंडिया में ऑप्शंस के थ्रू करनी पड़ती है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ने इंडिया को वल्नरेबल बना दिया था। इसका मतलब था कि आप कंपैरेटिवली कम मनी से स्टॉक प्राइसेस को मूव कर सकते थे क्योंकि एक्चुअल स्टॉक बाइंग सेलिंग कम हो रही थी और फिर मैसिव ऑप्शंस पोजीशन से ह्यूज प्रॉफिट्स बना सकते थे। जेन स्ट्रीट के लिए यह ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें मनी प्रिंटिंग मशीन दे दी हो। 2020 में जेन स्ट्रीट ने चुपचाप मुंबई ऑफिस खोला। बाहर से लगता था कि बस एक नॉर्मल एक्सपेंशन है, लेकिन अंदर की रियलिटी ये थी कि वे एक डेविस्टेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे थे। यह सिस्टम कैसे काम करता था? समझिए इंडिया के मार्केट के स्ट्रक्चर को। निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ कुछ बिग बैंक स्टॉक्स का मैसिव वेटेज है। बैंक निफ्टी में 56%, निफ्टी 50 में 36%। मतलब अगर आप HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे 4-5 स्टॉक्स को मूव कर दें तो पूरा इंडेक्स आपके इशारे पर नाचने लगता है। जेन स्ट्रीट ने 2 स्पेसिफिक मैनिपुलेशन पैटर्न्स डेवलप किए थे। पहला पैटर्न था इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन। मॉर्निंग में स्टॉक्स को पंप करना, फिर आफ्टरनून में डंप करना, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। दूसरा था एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। पूरा दिन पोजीशंस बिल्ड करना, फिर फाइनल आवर में अग्रेसिव मैनिपुलेशन करके ताकि क्लोजिंग एग्जैक्टली फेवरेबल हो। जेन स्ट्रीट का मेन स्ट्रैटेजी था कि वे मॉर्निंग में मैसिव ऑप्शंस पोजीशंस बनाते थे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर सिस्टमैटिकली अंडरलाइंग बैंक स्टॉक्स को बाय या सेल करके इंडेक्स को अपने फेवर में मूव करते थे और क्लोजिंग टाइम पर परफेक्ट टाइमिंग से स्टॉक्स को डंप करते थे ताकि इंडेक्स एग्जैक्टली वहां क्लोज हो जाए जहां उनका ऑप्शंस पोजीशन मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। जनवरी 17, 2024 जेन स्ट्रीट ने सुबह बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में ह्यूज पोजीशन बनाया। फिर सिर्फ 8 मिनट में, सुनिए ध्यान से, सिर्फ 8 मिनट में 560 करोड़ रुपीस के बैंक स्टॉक्स खरीदे। उनकी बाइंग इतनी मैसिव थी कि बैंक निफ्टी 1% तक जंप हो गया। उस दिन वे पूरे मार्केट के 15 से 25% वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी पूरे देश के स्टॉक मार्केट के क्वार्टर हिस्से को कंट्रोल कर रही थी। और रिजल्ट, क्लोजिंग टाइम पर जब उन्होंने परफेक्टली कैलकुलेटेड डंप किया तो उस एक दिन का प्रॉफिट था 720 करोड़ रुपीस। अनदर एग्जांपल, जुलाई 10, 2024 जेन स्ट्रीट ने पूरा दिन बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशंस बिल्ड किए, फिर फाइनल आवर में अग्रेसिव सेलिंग करके इंडेक्स को एग्जैक्टली वहां ले गए जहां उनके ऑप्शंस प्रॉफिटेबल थे। ये एक्सटेंडेड मार्किंग का परफेक्ट एग्जाम्पल था। ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, रियल मार्केट नहीं। अब आती है सबसे शॉकिंग बात। जेन स्ट्रीट अकेली नहीं थी इस गेम में। सिटाडेल सिक्योरिटीज, जंप ट्रेडिंग, मिलेनियम मैनेजमेंट, ऑप्टिवर, IMC ट्रेडिंग, सारी ग्लोबल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म्स इंडिया में सिमिलर स्ट्रैटेजीज यूज कर रही थी। और यहां आते हैं वो नंबर्स जो कंप्लीटली शॉकिंग है। सिर्फ फॉरेन फर्म्स ही नहीं, इंडिया की अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स भी इस गेम में शामिल थीं। प्रोफेशनल प्रॉप ट्रेडर्स ने FY24 में कितना कमाया? 27,000 करोड़ रुपीस। ये जेन स्ट्रीट के प्रॉफिट से भी ज्यादा है। और सबसे डरावनी बात, इन सभी प्रोफेशनल प्रॉफिट्स का 96 to 97% एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से आया था। मतलब ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था। ह्यूमंस नहीं, मशीन्स रिटेल ट्रेडर्स को लूट रही थी। सक्सेस का नशा चढ़ता गया। जेन स्ट्रीट के एम्प्लॉइज को लगने लगा कि वो इनविजिबल हैं। इंडियन रेगुलेटर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था। रिटेल ट्रेडर्स लिटरली ATM मशीन्स बन गए थे जहां से वो जब चाहे पैसा निकाल सकते थे। और यहां आते हैं वो नंबर्स जो आपको शॉक कर देंगे। जेन स्ट्रीट के पीक टाइम में इंडियन रिटेल ट्रेडर्स में से
93% लोग लॉस कर रहे थे ऑप्शंस में। 93% मतलब 100 में से सिर्फ 7 लोग प्रॉफिट में थे। एवरेज लॉस पर ट्रेडर था 2 लाख रुपीस एनुअली। अब सोचिए कि यह कितना ट्रैजिक है। करोड़ों फैमिलीज के हार्ड अर्न पैसे गैम्बलिंग में जा रहे थे और सामने वाली तरफ जेन स्ट्रीट के एम्प्लॉइज को मैसिव बोनसेस मिल रहे थे। FY22 से FY24 तक टोटल कितना लॉस हुआ रिटेल ट्रेडर्स का? 1.8 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन यह तो सिर्फ 3 साल का डेटा है। कुछ एस्टिमेट्स बताती हैं कि अगर हम 4 साल का देखें तो रिटेल ट्रेडर्स का टोटल लॉस 2.7 लाख करोड़ रुपीस है। ये इंडिया के पूरे डिफेंस बजट से 2 गुना है। और सिर्फ FY24 को देखिए, एक साल में रिटेल ट्रेडर्स ने 1 लाख करोड़ रुपीस लूज किए एक साल में। उसी टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या कमाया? 28,000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट सिर्फ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से, प्लस प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के 27,000 करोड़। जेन स्ट्रीट का इंडिया ऑपरेशन इतना प्रॉफिटेबल था कि 2023 तक ये उनकी ग्लोबल रेवेन्यू का 14% हो गया था, सिर्फ एक कंट्री से। मुंबई ऑफिस के एम्प्लॉइज को इतने मैसिव बोनसेस मिल रहे थे कि NYSE हेडक्वार्टर्स में इंडिया टीम को हीरोज माना जा रहा था। कंपनी के इंटरनली वे से प्यार से द इंडिया प्ले कहते थे, जैसे कोई इजी मनी मेकिंग गेम हो। कभी कभी तो जेन स्ट्रीट के सिंगल डे के डेल्टा एक्सपोजर 37,000 करोड़ रुपीस तक होते थे। सोचिए कि इतने मैसिव पोजीशंस के साथ आप मार्केट को जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। 2024 आते आते जेन स्ट्रीट इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को और भी अग्रेसिव बना दिया। वो कभी कभी सिंगल डे में 37,000 करोड़ रुपीस के स्टॉक पोजीशंस बनाते थे। कल्पना कीजिए स्केल की। लेकिन फिर आई वो प्रॉब्लम जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। मिलेनियम मैनेजमेंट नाम की दूसरी हेज फंड ने जेन स्ट्रीट के की एम्प्लॉइज को पोच करना शुरू कर दिया। बेटर पैकेजेस ऑफर करके उन्हें हायर कर लिया। वॉल स्ट्रीट में यह नॉर्मल बात है, टैलेंट यहां वहां मूव करती रहती है। लेकिन जेन स्ट्रीट के मैनेजमेंट का ईगो इतना हर्ट हुआ कि उन्होंने एक फेटल मिस्टेक की। अप्रैल 2024 में जेन स्ट्रीट ने मिलेनियम मैनेजमेंट को कोर्ट में सू कर दिया। एलिगेशन था कि उन्होंने ट्रेड सीक्रेट स्टील किए हैं। जेन स्ट्रीट चाहता था कि कोर्ट मिलेनियम को इंडिया स्ट्रैटेजी यूज करने से रोक दे। यह थी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी और सबसे स्टूपिड गलती। क्यों? क्योंकि लॉ सूट का मतलब है पब्लिक प्रोसीडिंग्स। कोर्ट में सारी डिटेल्स बाहर आनी पड़ती हैं। अप्रैल 1924 के कोर्ट हियरिंग में एक्सीडेंटली रिवील हो गया कि जेन स्ट्रीट की मिस्टीरियस $1 बिलियन प्रॉफिट्स इंडिया के ऑप्शंस मार्केट से आ रही थी। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स जैसी पब्लिकेशंस के रिपोर्टर्स की आंखें चमक गईं। इंडियन फाइनेंशियल प्रेस ने जब यह स्टोरी पकड़ी तो मानो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। हेडलाइंस हर जगह छप गईं। अमेरिकन फर्म मैनिपुलेटिंग इंडियन मार्केट्स। सेबी, इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के टॉप ऑफिशियल्स के कान खड़े हो गए। अगस्त 2024 से सेबी ने कंप्लीट सीक्रेटिव इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो जेन स्ट्रीट के एवरी सिंगल ट्रेड को माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करने लगे। और जो पैटर्न निकला वो कंप्लीटली शॉकिंग था। स्पेसिफिक दिनों में, स्पेशली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन में सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन हो रहा था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी जो ईयर्स से चल रही थी। फरवरी 2025 में NSE ने जेन स्ट्रीट को फर्स्ट वार्निंग दी, एक्सप्लिसिट एडवाइजरी इशू की। क्लियर मैसेज था कि अपनी ट्रेडिंग पैटर्न्स चेंज करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। जेन स्ट्रीट ने टेम्परेरीली अपनी ऑपरेशंस हॉल्ट की। दुनिया को लगा कि मे बी वे सुधर गए हैं, लेकिन ग्रीड का नशा इतना था कि मई 2025 में वे फिर से वही पैटर्न्स फॉलो करने लगे। मई 15, 2025 को फिर से सेम बुलिश मैनिपुलेशन की फाइनल आवर में। यह ऐसा था जैसे कोई चोर पकड़े जाने के बाद भी चोरी करता है। दिसंबर 2024 में जेन स्ट्रीट और मिलेनियम का लॉसूट सेटल हो गया था, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके थे। सेबी के इन्वेस्टिगेटर्स ने मंथ्स तक जांच करके 105 पेज का डेवास्टेटिंग रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने स्पेसिफिक 15 डेज आइडेंटिफाई किए जहां क्लियर मैनिपुलेशन हुई थी। जेन स्ट्रीट ने सिर्फ इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से 3800 करोड़ रुपीस कमाए थे। जुलाई 4, 2025 को फाइनल हैमर गिरा। सेबी ने जेन स्ट्रीट को कंप्लीटली बैन कर दिया इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से।
साथ ही 4800 करोड़ रुपीस फ्रीज कर दिए इल्लीगल गेम्स के रूप में। यह अनाउंसमेंट सुनकर पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड शॉक में चला गया। जेन स्ट्रीट जैसी पावरफुल कंपनी को किसी ने इतनी सिवियरली पनिश किया था। यह सिर्फ मनी का मैटर नहीं था, यह था ट्रस्ट का मैटर। सेबी का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था कि कोई भी फॉरेन एंटिटी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी स्मार्ट हो, इंडियन इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में एक वेव चली कि अगर इंडिया जैसा डेवलपिंग नेशन इतना स्ट्रांग एक्शन ले सकता है तो दूसरे कंट्रीज भी सिमिलर स्टेप्स उठा सकते हैं। ब्लूमबर्ग के फेमस कॉलमनिस्ट मैट लेवाइन ने इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था। उन्होंने कहा कि जेन स्ट्रीट के डिफेंस में यह आर्ग्यूमेंट था कि ऑप्शंस की प्राइसेस गिर रही थी जब वे स्टॉक्स बाय कर रहे थे। यह मैनिपुलेशन के थ्योरी के अगेंस्ट जाता है। उनके अकॉर्डिंग 1.6% का प्रीमियम डिफरेंस लेजिटिमेट आर्बिट्राज जस्टिफाई करता था। लेकिन मैट लेवाइन ने भी एक्नॉलेज किया, द लाइन बिटवीन लेजिटिमेट आर्बिट्राज एंड मैनिपुलेशन इज वेरी थिन। Jane Street probably didn't break explicit rules, but they definitely broke the spirit of fair markets. Jane Street के बैन के immediate effects dramatic थे। इंडिया के ऑप्शंस वॉल्यूम में 75% ड्रॉप आ गया। अक्टूबर 2024 में जो 16 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली ट्रेड हो रहे थे, वे मार्च 2025 तक गिरकर 4 बिलियन हो गए। यह ड्रॉप इतना मैसिव था कि ग्लोबली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में 42% की गिरावट आई। एक कंट्री के एक्शन से पूरे वर्ल्ड के मार्केट हिल गए। गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए। सबसे पहले मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 3 गुना बढ़ाकर 15 लाख रुपीस कर दी ताकि स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स कैजुअली गैम्बलिंग ना कर सकें। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% कर दिया। यह 2008 के बाद पहली बार बढ़ाया गया था। तीसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ाकर 10% से 12.5% कर दिया। चौथा, वीकली ऑप्शंस लिमिट कर दिए, अब सिर्फ एक वीकली ऑप्शन सीरीज अलाउड है। पांचवा, ऑप्शंस प्रीमियम्स अब अपफ्रंट कलेक्ट होते हैं, यह बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है। और छठा, एनहांस सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए गए रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट था साइकोलॉजिकल। 16 करोड़ इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को सडनली रियलाइज हुआ कि वे सिर्फ पॉन्स थे एक मच बिगर और डार्कर गेम में। कितनी बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि लाखों ऑनेस्ट फैमिलीज अपनी लाइफ सेविंग्स लूज कर रही थीं, जबकि कुछ एल्गोरिदम्स के पीछे बैठे लोग अरबों कमा रहे थे। सेबी अब सब ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सिटाडेल सिक्योरिटीज, जंप ट्रेडिंग, ऑप्टिवार, आईएमसी ट्रेडिंग, सभी के पैटर्न्स एनालाइज हो रहे हैं। यह केस एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेस करता है जो हर इंडियन को सोचना चाहिए कि क्या यह फेयर है कि वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट एल्गोरिदम्स और मैथमेटिशियंस डेवलपिंग कंट्रीज के रिटेल इन्वेस्टर्स को सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट करें। और यहीं पर बात आती है कि मार्केट कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉइटेशन के बीच लाइन कहां खींची जाए। यह स्टोरी मल्टीपल डीप लेसन्स देती है जो हर इंडियन को समझना चाहिए। पहला लेसन, जब कोई मार्केट स्ट्रक्चर इतना यूनिक हो जाता है जैसा इंडिया का था, तो स्मार्ट मनी हमेशा उसका फायदा उठाने का तरीका ढूंढ ही लेती है। हमें अपने मार्केट्स को बेटर डिजाइन करना होगा। दूसरा लेसन, रिटेल इन्वेस्टर्स को बेहद सीरियसली समझना होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं। जब 93% लोग लूज कर रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक होकर पूछना चाहिए कि क्या आप उन 7% में हो सकते हैं। तीसरा लेसन, रेगुलेटर्स को प्रोएक्टिव होना पड़ता है। सेबी ने जो स्विफ्ट एक्शन लिया वो दिखाता है कि प्रॉपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स कितना क्रूशियल है डेवलपिंग मार्केट्स के लिए। चौथा लेसन, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का डोमिनेंस दिखाता है कि यह सिस्टमैटिक था, इंडिविजुअल नहीं। 96-97% प्रॉफिट्स एल्गोरिदम से आना यह प्रूव करता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जब कुछ बहुत इजी और प्रॉफिटेबल दिखे तो 99% चांस है कि आप किसी और के ट्रैप में हैं। आज भी इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स मार्केट है वॉल्यूम के टर्म्स में, लेकिन अब यह बेटर रेगुलेटेड है। सेबी ने क्लियर मैसेज दिया है कि सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन टॉलरेट नहीं होगी। जेन स्ट्रीट का केस बन गया है इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स में कि कैसे ब्रिलियंस और ग्रीड टुगेदर मिलकर डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू है, शायद आने वाले मंथ्स में और भी बिग नाम सामने आए, क्योंकि जब इतना सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो कभी अकेले नहीं होता। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया ने दिखाया है कि डेवलपिंग कंट्रीज भी पावरफुल एक्शन ले सकते हैं। यह प्रेसिडेंट पूरी वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यह कहानी खत्म हो गई है जेन स्ट्रीट के लिए इंडिया में, लेकिन यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी प्लेयर कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी पावरफुल हो, अगर वो फेयरनेस की बाउंड्रीज क्रॉस करता है
तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 16 करोड़ इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को ये एक्सपेंसिव लेसन मिला है कि मार्केट्स में कोई भी इजी मनी नहीं होता। हर बार जब कुछ बहुत इजी और प्रॉफिटेबल लगे तो समझ जाइए कि आप प्रॉबेबली किसी और की केयरफुली बिछाई गई ट्रैप में फंसने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि कहते हैं, अगर आप टेबल पर बैठे हो और आपको नहीं पता कि सकर कौन है, तो सकर आप ही हैं। इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स को अब यह पता चल गया है। बस उम्मीद है कि यह लेसन फ्यूचर में काम आएगा।